देश के दिग्गज नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि अब वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं रही, जैसे पहले कभी वह रहा करती थी। उन्होंने महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी पार्टी को रियलिटी चेक यानी सच का सामना करने की सलाह भी दे डाली है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पुराने साथी ने हमला बोला है। कांग्रेस की हालत उन जमींदारों की तरह है जो अपनी हवेली नहीं बचा सके। अन्य विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस की नजदीकी तभी बढ़ेगी जब यह हकीकत स्वीकार करेगी कि अब वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं है। उत्तर प्रदेश की जमींदारों की कहानी सुनी थी। उनके पास बड़ी जमीनें और बड़ी हवेली हुआ करती थी, लेकिन भूमि हदबंदी कानून के कारण उनकी जमीनें हाथ से चली गईं, तो उनकी हवेलियां तो रहीं, लेकिन जमींदारों के पास उनके रखरखाव और मरम्मत का पैसा तक, ताकत तक नहीं बची थी। और उनकी खेती से आय भी पहले जितनी नहीं रही, क्योंकि हजारों एकड़ जमीन के बनाए बजाय अब उनके पास 10 से 20 एकड़ जमीन रह गई है। और इसके बाद अगली सुबह जब ये जमींदार जागे तो आसपास के हरे भरे खेतों की ओर देखा और कहा कि ये सब जमीन उनकी है, लेकिन असल में वह कभी उनकी हुआ करती थी, अब उनकी नहीं रही। ये कहानी सुनाई है शरद पवार ने। और जब भी नेतृत्व की बात आती है तो कांग्रेस के मेरे दोस्त अलग राय रखने का मन नहीं बना पाते। जब ममता बनर्जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनाने की बात चली तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि उनके पास राहुल गांधी है, और सभी दल खासकर कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया था। कांग्रेस की हालत उन जमींदारों की तरह है जो अपनी हवेली नहीं बचा सकी है, और ये बात शरद पवार ने कही है। दरअसल आपको बता दें कि इसके साथ ही शरद पवार ने एक कहानी के जरिए भी कांग्रेस को उसका आईना दिखाने की कोशिश की है। शरद पवार ने कहा कि एक समय था जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह यानी सच स्वीकार किया जाना चाहिए, और यह तथ्य स्वीकार करने की मानसिकता कांग्रेस के अंदर जब होगी तब नज़दीकी यानी जो अन्य विपक्षी दलों के साथ बढ़ जाएगी, जो उनकी नज़दीकी है। क्योंकि अभी तक जो खटास सामने आती रहती है वो अक्सर कहीं ना कहीं सामने झलक जाती है और देखने को मिल जाती है। तो ये बात कही है कि अगर ये तथ्य स्वीकार लेगी कांग्रेस तो उसके बाद से इन विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस की नज़दीकी बढ़ जाएगी। और एक प्राइवेट न्यूज़ समूह के जरिए जिस तरीके से कहा गया है उन्होंने कि जब नेतृत्व की बात आती है तो कांग्रेस के मेरे सहयोगी अलग ही नज़रिया पक्ष रखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया, ममता बनर्जी का उन्होंने उदाहरण दिया और उसको लेकर के कहा कि जब नेतृत्व करने की जब बात की गई 2024 को लेकर के तो कांग्रेस ने खास तौर पर ये बात कही कि राहुल गांधी है उनके पास, और ममता बनर्जी को नेतृत्व को स्वीकारने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। और उसके बाद शरद पवार ने एक कहानी भी सुनाई। कहानी के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि कांग्रेस की असल में आज राजनीतिक स्थिति क्या है, और कहानी उत्तर प्रदेश के जमींदार को लेकर के एक सुनाई है शरद पवार ने। नेतृत्व पर भी कांग्रेस अलग रुख अपनाने को तैयार नहीं है। हालांकि बता दें आपको कि जब कांग्रेस लगातार बंजर गांव के पाटिल प्रमुख से की जा सकती है, उन्होंने ये भी एक तुलना की थी, और पवार ने कहा कि यह तुलना नहीं करनी चाहेंगे। और जब पवार से कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी के एकजुट विपक्ष का चेहरा होने के बारे में बताया जाता है, तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उनके पास राहुल गांधी है। और इस पर शरद पवार ने चुटकी भी ली, और सभी दल खासकर कांग्रेस के सहयोगी अपने नेतृत्व पर अलग रुख अपनाने को तैयार नहीं हैं, ये शरद पवार ने कहा है। और अब ये बड़ा हमला माना जा रहा है कांग्रेस पर, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी पर ये चुटकी ली है और कहा है कि अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो स्थिति नहीं रही कांग्रेस की जो एक समय में हुआ करती थी। शरद पवार ने एक किस्सा भी सुनाया, और उस किस्सा को सुनाते हुए तंज कसते हुए कांग्रेस की हालत जमींदारों जैसी बता डाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किस्से में उन्होंने सुनाया कि तो देश के दिग्गज नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब स्वीकार करना चाहिए कि अब वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं रही, जैसे पहले कभी वह रहा करती थी।
उन्होंने महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी पार्टी को रियलिटी चेक यानी सच का सामना करने की सलाह भी दे डाली है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस इस सच को स्वीकारने के लिए तैयार होगी, जो तथ्य है उसको मानने के लिए तैयार होगी, तो अन्य जो विपक्षी दल हैं जो उसके साथ, तो वो उनके साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि पुराने साथी का आईना दिखाना किस तरीके से अब कांग्रेस देखती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। कुंवर सिंह जी हैं, कांग्रेस से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपकी भी बहुत बहुत स्वागत है। कुंवर सिंह जी, आप ही के सहयोगी आप ही को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और चुटकी भरे अंदाज में, किस नजरिए से कांग्रेस इसको लेती है? देखिए पांडे साहब, ये आईना दिखाने का काम नहीं है। लोकतंत्र की यही तो खूबी है कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। देखिए, हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। किसी को कहना है तो कोई, और शरद पवार जी तो ऐसे बुजुर्ग नेता है, सीनियर नेता है, वो कभी किसी से मिलते भी रहते हैं। अभी चंद दिन पहले प्रधानमंत्री से मिले, फिर गृह मंत्री जी से मिले, और उनका अपना सोचने का, कहने का नजरिया है। हम लोकतंत्र पर आस्था रखते हैं, किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ये आइडियोलॉजी की बात है, और मैं तो ये मानता हूं कि अपने मन के उद्गारों को बोलते रहना चाहिए। फासिस्टवादी लोग हो जो किसी के बोलने पर रोक लगा दे या कोई बोल दे, तो उस पर रोक नहीं होनी चाहिए। शरद पवार जी ने कहा है, वो किस नजरिए से उन्होंने कहा, क्या उनका क्या अर्थ है और क्या है, वो तो वही बता पाएंगे। बहरहाल हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। लोकतंत्र की पार्टी में भी लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, तो हमें ये मानना है कि कोई अपना विचार स्वच्छ और स्वच्छंद रूप से रख सकता है। राहुल जी, अब जिस तरीके से ये बयान शरद पवार साहब का आया है और कांग्रेस को उन्होंने आईना दिखाते हुए ये बताया है कि दरअसल वो कांग्रेस अब पुरानी कांग्रेस नहीं रही जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुआ करती थी। अब आज कांग्रेस को अपनी जमीनी सियासी जमीन जो है उसकी हकीकत को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी से किस नजरिए से लेती है? का एक कथन है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजा का बेटा वही होगा जो राज वही करेगा, माफ कीजिएगा, राज वही करेगा जो राजा बनने योग्य होगा, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। ये कथन था, और उसकी वास्तविकता को झलकाने के लिए अगर देखी जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने केवल उनके तस्वीरों पे माला चढ़ाने का काम किया है, लेकिन उनके मार्ग का अनुसरण कभी भी नहीं किया है और कदापि भी नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का बयान आता रहता है, अभी मैं आपके उनके भाषण को सुन रहा था जिसमें उन्होंने कह गए फिर से कि जम्मू कश्मीर प्रदेश था। अब बताइए, कोई इतने बड़ा व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर इस प्रकार की बातें कहे मीडिया को संबोधित करते हुए, जो पूरा देश देखता हो, तो उसको किस नजरिए से लेगा? अगर इस प्रकार की हरकतें अगर वो करते आएंगे, और खास करके ये जो प्रेडिक्शन करते हैं, वो आज के समय में चाइना का हो या पाकिस्तान का हो, उसकी स्क्रिप्टों पर ये ज्यादा ध्यान देते हैं। इनको देश से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह गया है, और यही वजह रह गई है कि कांग्रेस आज अपनी जमीनी हकीकत खोते जा रही है। और जो हमारे साथ जो प्रवक्ता बैठे हैं, उनकी बातों को मैं ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र है, इसमें तस्वीरों को दिखाने का काम किया जाता है, लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है कि जबरदस्ती का माला पहनाया जाता है और G23 सम्मेलन करते हैं जम्मू कश्मीर में नेता जाकर, उनको अनदेखा कर दिया जाता है। ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को बताया था, जिन्होंने खून पसीने से उस कांग्रेस को खींचा था, आज उनकी क्या हालत है। तथ्य यहीं पे आता है कि अगर राजा का बेटा राज्य करने लायक नहीं है तो उसे हटना चाहिए। और कांग्रेस को, खास करके मैं कांग्रेस की ही देन है जब हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन और कांग्रेस को हर वक्त 2014 में हार की वजह हो या 2009 में भी बहुत सारी बातें हो, उसमें जब उनके ही पूर्व रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि कांग्रेस की हार की वजह क्या है, तो कांग्रेस किस तरफ अपने आप को मोड़ रही है ये भी देखने की जरूरत है। और मैं इनके व्यक्तिगत मैं अपना राय दे सकता हूं, लेकिन जो
जो मैंने बातें कही कि राजा का बेटा राज नहीं करेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। जी ठीक है, राजा का बेटा राज नहीं करेगा। आपने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती का जिस तरीके से कांग्रेस ने बखान किया, हालांकि ये बखान और ये राग अलग, ये कहें कि सभी पार्टियां अलापने का काम करती हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी किसी भी पार्टी के अंदर से अगर बगावत की सृष्टि है तो यही बात कहा जाता है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे पार्टी के अंदर हमारे नेता अपनी बात रखने में सक्षम है, वो चाहे कांग्रेस का जिक्र करें और चाहे भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें। कुंवर सिंह जी, क्या वजह है कि जो कांग्रेस से टूटे नेता कई राज्यों में आज देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं? वो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और आज वही नेता या वही मुख्यमंत्री कांग्रेस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि उनके पास राहुल गांधी हैं। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि पिछले कई चुनावों में आपने देखा कि राहुल गांधी चाहे प्रियंका गांधी के लिए जो अपेक्षाएं थी करिश्मा दिखाने के लिए, कांग्रेस जो अपेक्षाएं रखती थी वो करिश्मा दिखा नहीं पाए हैं। ये तो समय तय करता है। और आपने एक बात कही है कि आज हमारे पार्टी के कुछ नेता मुख्यमंत्री पद, कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री तब हुए जब कांग्रेस ने उनको स्थान दिया। वो अपनी औकात न भूलें कि एक साधारण परिवार या जिस जैसे उठ के आपको कांग्रेस ने सम्मान दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो स्कूल है जो सबको सम्मान देती है और उस लायक बनाती है कि नालायक लायक हो जाए। और फिर उस लायक को देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हमारे छोटे भाई ने अभी कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान कांग्रेस पार्टी के ही सरकार में लागू हुआ था और 1974 में इंदिरा गांधी जी ने प्रिविल काउंसिल बंद करके राजाओं के राजपाट को लोकतंत्र में समाहित कर दिया था। और एक बात और आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये मिट्टी है मिट्टी कहानी कहेगी। अब तो देखिए, जिसमें योग्यता है वो राज करेगा। राहुल गांधी जी सांसद बन रहे हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम कर रही, हम अपना काम कर रहे हैं, जनता उनको चुन रही है, वो सांसद हैं। और वो अभी हमारे साथी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राहुल गांधी जी ने कहा प्रदेश था, उनकी आगे की बात भी सुनो ना भाई। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर एक प्रदेश था, अब केंद्र शासित राज्य हो गया है, उनने ये कहा। सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी को जाने दीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले अगर चुनावों का देखा जाए तो हर जगह अपना करिश्मा दिखा रही है, हर जगह अपना जादू दिखा रही है। लेकिन अब कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों अभी सत्र के बाद भी लगातार इस कवायद को जारी रखा गया कांग्रेस की तरफ से कि जो भी विपक्ष के दल हैं अब वो एक साथ रहेंगे और एक साथ आने वाले समय में चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन अभी से ये फूट दिखने लगी है, अभी से इस तरीके से सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस किसी दूसरे नेता के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, मैं वही तो कहना चाहता हूं कि अगर नहीं तैयार होते तो 19 घटक दल एक साथ बैठते। ये तो बनावटी बातों पर भरोसा मत करिए ना भाई। अगर जिसमें दम होगा, मैं तो कहना चाहता हूं कि जिसमें दम होगा वो निकल कर आएगा। पहले विपक्ष लड़ेंगे और ममता बनर्जी, बीजू जनता दल के नेता शरद पवार जी, लालू प्रसाद यादव जी सबने कहा है कि हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। स्थिति क्या तय होगी वो तय होगा। दूसरी बात, हम एक बात और कहना चाहते हैं, आप कांग्रेस पार्टी को ये मत सोचिए, कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी और पिछले 2019 के लोकसभा में 12 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है और 22 करोड़ वोट भाजपा को मिला है। तो वोट परसेंटेज का बहुत अंतर नहीं है। और मैं एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूं, 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार। ठीक है, तो कुंवर सिंह जी आपको यहाँ रोकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि टेस्ट मैच को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत इंग्लैंड के बीच अब नहीं होगा 5वां टेस्ट मैच। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारत इंग्लैंड के बीच 5वां और आखिरी टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, बीसीसीआई अधिकारी की बैठक के बाद ये मैच रद्द करने का फैसला लिया गया है। ओल्ड ट्रैफर्ड में आज
5वां टेस्ट मैच होना था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। यह बड़ा फैसला लिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। कोरोना के कारण आपसी सहमति से यह फैसला लिया गया है। कोरोना के मामलों को देखते हुए 2-1 से भारत ने टेस्ट सीरीज जीती है, तो बीसीसीआई ने यह 5वां टेस्ट मैच रद्द करने का फैसला लिया है। कोरोना के चलते भारत इंग्लैंड के बीच अब नहीं होगा 5वां टेस्ट मैच, तो भारत इंग्लैंड के बीच 5वां और आखिरी टेस्ट मैच अब रद्द कर दिया गया है। ये कोरोना के मामलों को देखते हुए बीसीसीआई के ये बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई के अधिकारियों की बैठक के बाद ये मैच रद्द करने का फैसला लिया गया है। और एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी, आप अपनी बात रख रहे थे। मैं यही कह रहा था कि विपक्ष के दल एक साथ बैठकर रणनीति तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम एक कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे, हम उस पर विचार करेंगे और जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो स्थिति साफ नहीं हुई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को तोड़कर सरकार बनाना, जिस प्रकार अजीत पवार जी को मिला के और महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरह सुबह 4 बजे शपथ लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में तो ये चल ही रहा है, खुद के दम पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस या अन्य दलों के नेताओं को खरीद कर सरकार बनाना। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए ना, कोरोना काल में हर व्यक्ति नुकसान में रहा। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये रवायत है कि अगर सामने कोई सक्षम नहीं होता है तो सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाता ही है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल का कोई पहला मामला नहीं है, ये रवायत चली आ रही है। वो चाहे कॉमन पर्सन की बात करें, कहीं का भी जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं राहुल आनंद जी से सवाल ले लेते हैं। राहुल जी, मिनट की बात कहना चाहता हूं कि केंद्र में मोदी सरकार है और मोदी सरकार के दबाव में सीबीआई, आईटी सारे विभाग हैं, ईडी, तो लोग डर बनाकर आप किसी को अपने पार्टी में मिलाते हैं, और वही आदमी जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार में लिप्त होता है वो आके साफ हो जाता है। अजीत पवार को देखिए, बंगाल में मुकुल राय को देखिए, और ना जाने कितने उदाहरण हैं कि जो आप ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो, हम नहीं लगाते, और फिर जब आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पद का दुरुपयोग मत करिए। मैं एक बात और कह रहा था, कोरोना महाकाल में, महामारी में सब आदमी की स्थिति दुर्दशा हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन पूंजीपतियों ने प्रतिदिन 10 करोड़ चंदा दिया, ये रिकॉर्ड है, कोई मेरा द्वारा कहना नहीं है। और जहां तक कहने की बात है तो आरएसएस ने भी परसों पचजन्य में लिखा है कि इंफोसिस देशद्रोही है, और वही इंफोसिस जो 2015 में इनका अपना पोर्टल जो काम करता था जीएसटी का, और अभी 2019 में इन्होंने इनकम टैक्स का इनने जो पोर्टल दिया है वो इंफोसिस को दिया है। तो कहने और करने की बात है तो जमीन पर उतारने की सच्चाई को भी ध्यान रखना चाहिए। एक बात कही, चंदे का बात कही आपने कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है और अधिक मात्रा में मिला है। 10 करोड़ का आपने पर डे का आंकड़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है, ये सवाल मैंने भारतीय जनता पार्टी से पूछा था, तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि उनके पास इतने सदस्य हैं, इतने कार्यकर्ता हैं कि वो अगर 15 हजार रुपए भी दे रहे हैं, 10 हजार रुपए भी दे रहे हैं, तो बड़ी संख्या में उनके पास चंदा आ रहा है। देखिए, ये तो दुनिया जानती है ना भाई, आप जब से सरकार में हैं तब से आपको चंदा आना शुरू हो गया। आप उन्हीं पूंजीपतियों के, आज कश्मीर की बात देखिए, कश्मीरी पंडितों के लिए आपने एक भी ट्रांजिट कैंप बनाए क्या? लेकिन 3 लाख हेक्टेयर जमीन आपने पूंजीपतियों के लिए आरक्षित कर दी। तो मैं आपने देखा कृषि बिल में, अभी हमारे आपने भी कहा बोलने पर, तो आडवाणी जी ने नहीं बोला, आपके वरुण गांधी जी ने नहीं बोला, सतपाल मलिक जी ने किसानों के लिए क्या क्या बोला, नीतीश कुमार जी ने नहीं बोला, आपके सहयोगी हैं, उन्होंने कहा जातिगत जनगणना कराइए, वो पीएम मटेरियल हैं। तो कहने का तो अपने अपने पार्टी का नजरिया है, तो कहने पर यदि आप चलेंगे तो उस पर कोई बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है, लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन क्या लगता है कुंवर सिंह जी कि अब जिस तरीके से ये बयान आया है शरद पवार जी का, उसके बाद कांग्रेस को फ्लोर टेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी, उसको कांग्रेस को दिखाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं अभी कांग्रेस मजबूत है? कहने से देखिए, अपने पार्टी की आइडियोलॉजी होती है और अपना पार्टी का संगठन होता है, अपने हिसाब से चलता है, किसी के कहने पर संगठन में बदलाव नहीं किया जाता है।
किसी के कहने पर यदि संगठन बदल जाए तो आप देखिए 2020 में जिस तरह से, एक वाक्य आपको याद दिलाता हूं, राज्यसभा में दुनिया को पता है कि यदि हाथ उठाने या चिल्लाने पर किसी भी बहुमत से पारित नहीं किया जा सकता किसी कानून को, लेकिन जिस प्रकार उपाध्यक्ष ने, हरिवंश जी ने कृषि कानून को 22 के तहत पास कर दिया, जबकि रिकॉर्ड होता है कि यदि कोई मना कर दे तो उसमें वोटिंग होना चाहिए। आज एक एसडीएम ने सर फोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उस एसडीएम, मैं ये नहीं कहता आप भी कहीं विपक्ष में होंगे, लेकिन जिस चीज का ऑन रिकॉर्ड है, यदि वो सर फोड़ने का आदेश देता तो उसको आपको निलंबित करना चाहिए, वहां से हटाना चाहिए कि उसका डिफेंस लेना चाहिए। तो लोकतंत्र में आप भ्रष्टाचार तंत्र या अफसरशाही, लाल फीताशाही को हावी मत करिए। लोकतंत्र है, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। किसी के कहने से कोई आइडियोलॉजी या किसी के कहने से पार्टी का नेतृत्व तो नहीं बदला जाता। ठीक बात। राहुल आनंद जी, अभी आपने सुने कि उदाहरण कुंवर सिंह जी ने दिए, वही बात जो मैंने पहले कही थी कि जब किसी पार्टी के अंदर से बगावत के सुर उठते हैं या कोई भी आवाज उठती है पार्टी के विरोध में या नेतृत्व के विरोध में, तो ये बात हमेशा कह दिया जाता है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे पार्टी के अंदर के लोग अपनी बात कहने के लिए सक्षम है और उन्हें कहने की आज़ादी है। वही बात उन्होंने उदाहरण अभी दिया, वो चाहे नीतीश कुमार जी का दिया हो, तमाम सारे ऐसे नेताओं का उन्होंने उदाहरण दिया। दूसरी बात कि जब कोई विपक्ष के भूमिका निभाता है तब आप अपनी सीबीआई, ईडी, तमाम सारी जो एजेंसियां हैं उनका सहारा लेते हुए उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो उनको परेशान करते हैं। जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि देश में जो संस्था है, जो जिस पे लोगों का विश्वास है, और ये कहने की बातें हैं, आपने देखा होगा कि जब वेस्ट बंगाल में जब चुनाव चल रहा था, असम में चल रहा था या अन्य राज्यों में चल रहा था, तो कांग्रेस के ही लोग खुद कहा करते थे कि सीबीआई तो इनके पाले की है और खास करके इलेक्शन कमीशन भी इन्हीं का आदमी है, इसलिए इनको छोड़कर ये कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। तो आपको बता दूं मैं कि जितनी भी हम पे आरोप लगे सारे निराधार हो गए। इसलिए निराधार हो गए क्योंकि जनता ने बहुमत से किसको जिताया ये पाक साफ है। वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार बन जानी चाहिए थी अगर हमारा उस पर जोर होता तो ये कहने की बातें हैं। और दूसरी बात, अगर कहीं कुछ धुआं लगता है तभी आग उठता है। और जहां तक सीबीआई की बात है खास करके, तो सीबीआई, मानवाधिकार आयोग जैसे जो संगठन है वो भी अपना काम कर रहे हैं, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र हैं। अगर कहीं कोई घोटाला हुआ है तो उस पे आरोप लगते हैं और इसको प्रूफ करने के लिए सीबीआई आती है। और मैं आपसे ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र की जो दुहाई देते हैं, अगर मेरा मन आपसे मिलता है तो हम आपके साथ हो सकते हैं। मन का मतभेद हो सकता है लेकिन बातों में मतभेद नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप संस्था को देखें तो संस्था का काम है, अगर कोई संस्था को सरकार ने बनाया है तो उसका काम है उसकी जांच करना। और ये तो आरोप निराधार लगते ही रहते हैं कि ये आप अपने हिसाब से उसको रोटेट करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो ममता बनर्जी जी के ऊपर भी जो आरोप लगे, उनके भतीजा पे उन्होंने किया गलती तभी आरोप लगे हैं। बिहार में भी सृजन घोटाला पे आरोप लगे हैं, जांचें चल रही है, इसके भी जल्दी ही परिणाम आएंगे। बहुत लोगों की संपत्तियां जब्त कर ली गई है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो जो दिखता है, जो जब हम विपक्ष में कहीं होते हैं वहां हमारी बातों को बहुत तेजी से दिखाया जाता है, लेकिन जब हम पक्ष में होते हैं तो हम पे आरोप ही लगाए जाते हैं। तो ये मैं बताता हूं कि ये बस बातों को बदलने का अपना अपना तरीका है, जो कुंवर साहब बैठकर उन बातों को बदल रहे हैं। अभी हमारे हो रहा है कांग्रेस। राहुल आनंद जी, बातों को बदलने का तरीका सभी राजनीतिक दलों को पता है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। ये किसी से छिपा नहीं है कि सीबीआई और ईडी जैसी कंपनियों को पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कितनी बड़ी टिप्पणी की है और किस तरीके से क्या नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपको भी पता हुआ है। दूसरी बात, खैर कुंवर सिंह जी ने जो बात कही थी, आप ही के पास आ रहे हैं राहुल आनंद जी। कुंवर सिंह ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले जो विपक्षी दल है उनके साथ बैठ करके आपस में लड़ेगी, आपस में डिस्कस करेगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का वो काम करेगी। क्या लगता है कि अगर ये सारा विपक्ष एक साथ आता है, जो बयान आ रहे हैं वो बीच बीच में उसको नजरअंदाज कर दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में अगले लोकसभा चुनाव में मुसीबत खड़ी हो सकती है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है पूरे देश में, ये सारे विपक्ष के भी लोग जानते हैं। दूसरी बात कि जिस रफ्तार से हम काम करते हैं
उस रफ्तार को पीछे करने में अभी कांग्रेस को बहुत कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 के पहले भी, जब माफ कीजिएगा 2019 के पहले भी पूरे विपक्ष ने एक कर्नाटका में एक मंच पर आकर हाथ में हाथ मिलाकर मुट्ठी बांधकर कहा था कि मोदी सरकार को हम हराएंगे, लेकिन उसमें आपसी सहमति नहीं बनी, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री होगा कौन, पहले वो इस बात को डिसाइड कर ले। कांग्रेस मानेगी नहीं, ममता बनर्जी को प्रतिनिधित्व करने नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी उनकी सुनेगी नहीं, चाचा भतीजा में खुद की लड़ाई होने लगी। तो बहुत सारी चीजों हैं, ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास अभी कांटों का ताज है। तो अभी विपक्ष को तो सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा और आकर आपसी सहमति एक ज्वाइंट वेंचर पे आना पड़ेगा, तब जाकर मोदी जी का लड़ाई में, खास करके मोदी जी की लड़ाई में उनको आगे चलने में अभी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि जनता अभी मोदी जी के साथ है। और आपको मैं बता देता हूं कि आने वाले 2024 में भी हम पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मैंने अपनी वही बात को कही कि मुंगेरी लड़की हसीन सपने देखने से अच्छा है कि पहले वो अपने आप में तय करें और अपने साथ में जो उनके गठबंधन के लोग हैं उनको पकड़ने का प्रयास करें। और जिस प्रकार का अविश्वास का माहौल जो बढ़ता जा रहा है खास करके, इसको वो कंट्रोल करें, तब फिर देखेंगे कि रेस में कौन कहाँ है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला देता हूं विपक्ष को कि आने वाले करीब 5 साल 10 साल अभी कोई विकल्प नहीं है मोदी जी का। और खास करके जो जनता है, जनता को डेवलपमेंट से मतलब है और देश किस प्रकार से सशक्त हो उससे मतलब है। आपने एक छोटा सा बयान सुना होगा, कुछ दिन पहले बिहार में ही आया था, पटना का मैं बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि चाहे पेट्रोल, डीजल और गैस कितने ही महंगे हो जाएं, लेकिन वोट मैं मोदी जी को दूंगा। और ये कहने वाला एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति थे जो दुकान चलाते हैं। तो इस प्रकार के अगर लोगों के अंदर विश्वास है तो फिर हमें नहीं लगता है कि 2024 में हमारा भी कोई भी विकल्प तैयार होने वाला है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जिस प्रकार से हमें, खास करके हमें जिस प्रकार से तालिबान से तुलना कर दी जाती है, और ये वो लोग होते हैं जिन्हें खुद पता नहीं है, जो तालिबान से घूमकर भी एक बार आ जाएं, एक बार भी विपक्ष भी नहीं, एक बार भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि वहां पे मानवाधिकार के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और सिर्फ बीजेपी के लोग ही चर्चा करते रहे और बोलते रहे। क्या महिलाओं का कोई हक नहीं बनता है? महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीनें हैं? तो जिस प्रकार से वहां पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो चुकी है, और जहां पे लोगों को कुचला जा रहा है, हेलीकॉप्टर से टांग के उड़ाया जा रहा है, इस पे क्या हमारे विपक्ष से कोई रवैया नहीं बनता है कि हम किस प्रकार से सरकार को कहें कि उसको किस प्रकार से रोकना है? तो अभी फिलहाल मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और हम देश के अंदर और अन्य देशों से मिलकर आतंकवाद से भी लड़ेंगे और मानवाधिकार आयोग को भी बचाएंगे। ठीक है कुंवर सिंह जी, अभी कोई विकल्प नहीं है नरेंद्र मोदी साहब का। और दूसरी बात, 2019 के पहले विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश किए थे लेकिन आ नहीं पाए थे, और वही सिनेरियो एक बार फिर से बन रहा है। लग नहीं रहा है कि विपक्षी दल फिर से एक बार साथ आएंगे 2024 में। योगेश जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, छोटे भाई का विश्वास ठीक है, लेकिन बड़े बड़े तूफान में बड़ी कश्तियां और घमंड में बड़ी बड़ी हस्तियां समाप्त हो गई हैं। फिर मोदी जी जैसे, मैं ये नहीं कहता हूं मोदी जी अपनी बात पूरी कर दें। 2014 और 2019 में उन्होंने जो इस देश की जनता से वादा किया है वो खुद पूरा करें ना। आपने देखा उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन चलाएंगे, जनता को हम हर साल बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और नोटबंदी जारी करते हुए कहा था हम 15 लाख रुपया देंगे। हम जीएसटी को ऐसा बनाएंगे कि व्यापारी उसमें उलझेगा नहीं, और ढेर सारे किसानों के लिए उन्होंने कहा था हम आय दोगुनी करेंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप उससे तुलना कर लीजिए। क्या महंगाई पर इन्होंने कहा था अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजा करते थे इनके नेता। अपनी बात खुद याद करिए ना भाई, आपने जो कहा है क्या एक भी वाक्य पूरा हुआ है? आपने कौन सी स्मार्ट सिटी बना दी? आपने गोद पर गांव लिए थे 2016 में, एक भी गांव गोद से उतर गया हो तो बता दीजिए। बनारस का हाल देखिए। महंगाई को लेकर के जनता सब सह लेगी, लेकिन वो ये कह रही है कि अगर देश का नेतृत्व तो कोई करने वाला है तो वर्तमान में केवल नरेंद्र मोदी साहब ही हैं।
योगेश जी, अपने मुंह मियां मिट्ठू तो कोई बन सकता है, क्या कोई आप किसी को रोक सकते हो क्या? अपने से अपनी पीठ थपथपाते रहिए। जिस तरह से गंगा नदी में लाशों का अंबार लगा था, दुनिया भूल सकती है? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, कोरोना महामारी में मरने वालों को हम सहायता नहीं दे सकते, वो दुनिया भूल सकती है? पिछले 1 साल से बैंकों का हाल क्या है? बैंक कर्मचारी नौकरी से हाथ धो रहे हैं। यदि वहां पर पैसा किसी का जमा है, पहले 1 लाख देने वाले थे, अब 5 लाख निश्चित कर दिया है। देश की, अभी तक ये कहते थे, आपने सुना होगा 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अगर 70 साल में कांग्रेस नहीं करती तो जो आज ये बेच रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं, ये शाह जी या मोदी जी के ताऊ की कमाई नहीं थी, ये गाढ़ी जनता की कमाई से कांग्रेस पार्टी और जो सरकारें थे उनने बनाया है। 170 सार्वजनिक उपक्रम इस देश में चल रहे थे, उनको बेचने का काम, किराए पर देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं। और देखिए, इन्होंने कहा ना कि हम महंगाई सह लेंगे, इन्होंने सवाल का जवाब आया नहीं कुंवर सिंह साहब, सवाल का जवाब आया नहीं। हमने ये पूछा कि जिस तरीके से 2019 के पहले राहुल आनंद जी ने सही कहा है कि पहले एक बार ये गठबंधन एक साथ जिस तरीके से करने की कोशिश की जा रही थी कि सभी विपक्षी दल एक साथ आएंगे और एक ही मंच पर, एक ही उस पर चुनाव लड़ेंगे, एक ही साथ खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करवाने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन वो स्थिति बनी नहीं और वही स्थिति एक बार फिर से पैदा होती नजर आ रही है। अभी से ही इस तरह बगावत के सुर उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस किसी दूसरे नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी, जो मुझे भी लगता है। ये योगेश जी, 2019 के पहले हुआ कोशिश हमने करी थी, लेकिन एक बात याद रखिए, 2019 के पहले शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल, ये दोनों पार्टियां भाजपा के साथ थी। नीतीश कुमार जी पहले आरजेडी के साथ थे, फिर पलट के गए भाजपा में। परिस्थितियां बदलती हैं, ऐसा नहीं है कि ये धरती गोल गोल घूमती है, और धरती जब गोल गोल घूमती है तो वक्त भी घूमता रहता है, और वक्त के साथ ये परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आपने देश को कितना मूर्ख बनाओगे देश की जनता को? आप उज्ज्वला 2 को ले लीजिए, आपने कहा हम फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, कितना दोबारा लोग सिलेंडर भरवाए हैं, आप उसका भी आंकड़ा प्रस्तुत करिए ना। आज देश की जो आर्थिक मंदी है, देश की जो आर्थिक हालात जो बिगड़े हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देश में हर दिन लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आंकड़ा देखिए, पेपरों में रहता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको तैयार कर रही है। आप देखिए ना, प्रतिदिन का आंकड़ा निकालिए, बेरोजगारों की लंबी कतारें बढ़ रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। आपने किया क्या? सिर्फ आप एक बात कही, अभी इन्होंने कहा कि मानव अधिकार संगठन, हम भी भर्त्सना करते, लेकिन आपने तालिबान या अफगानिस्तान के मामले में कितने बार विपक्षी दलों को आमंत्रित किया है? कितने बार आपने विपक्षी दलों से राय ली है? और यदि आपके साथ विपक्षी दल ना खड़ा रहा हो तो आप बताइए, आप जब भी आप विपक्षी दलों को पूछे हैं तब विपक्षी दल आपके साथ खड़े हैं। और हम एक बात और कहना चाहते हैं, पहले हमारे लिए देश है, हम देश के लिए जीते मरते हैं, इसके बाद पार्टी है और इसके बाद व्यक्तिगत हम हैं। इस बात को कहने और परीक्षण देने की हमको जरूरत नहीं है। हम भारत के लोग हैं, भारत के लोग हम संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, और उसके प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। तो पहले हमारा भारत है, भारत सुरक्षित रहेगा तो ही हम सुरक्षित हैं। ठीक है, आपने बता तो दिया बहुत अच्छे से कुंवर जी कि हम भारत के लोग, और दरअसल पता है क्या होता है? होता यह है कि पार्टी के अंदर जो नेता होता है वो पहला अपना हिस्सा साधने की कोशिश करता है और पार्टी अपना हिस्सा साधने की कोशिश करती है। जनता कहां पर बैठी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी को या पार्टी के नेता को, वो तो परे है, वो तो बाद में आएंगे। आप गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, आप कर लेते हैं गठबंधन जिस पार्टी से आपको फायदा मिलता है, और जिस नेता को आपको फायदा नहीं दिखता है उसको साइडलाइन भी तो कर देते हैं। आपको याद है कि नहीं याद है, या नाम बताऊं? बिल्कुल हम सहमत है योगेश जी। एक छोटा सा, अभी आप देखिए चिराग पासवान से इन्होंने गठबंधन किया था, अभी चिराग पासवान ने गड़बड़ किया बिहार में तो पारस जी को मंत्री बना। सभी राजनीतिक दलों के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। और उसी बात पर आ रहा हूँ मैं कि
वक्त देखिए, राजनीतिक सियासत अपनी जगह है, लेकिन देश की एकता और अखंडता अपनी जगह है। हम भारत को एकता अखंडता में अक्षुण्ण रखने के लिए वचनबद्ध हैं और पिछले 60 सालों से हमारी सरकार रही है। कहीं भी किसी भी धर्म को हमने अपमानित नहीं किया। राहुल आनंद जी आपके पास आएंगे। ठीक है, आप चिराग पासवान का उदाहरण दे रहे हैं। अशोक चव्हाण याद है कि नहीं याद है आपको? आपको याद है? हम आपसे जो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं। आपने चिराग पासवान का नाम ले लिया। अशोक चव्हाण याद है कि नहीं याद है आपको? आप ये बताइए, आपने क्या किया? योगेश जी, मैं आपसे एक आग्रह कर लूं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन आपने कहा गठबंधन की बात, तो गठबंधन की स्थितियां और परिस्थितियां बदलती हैं। अभी आप देखिए, हाल में मैंने कहा, आपने कहा कांग्रेस भाजपा के साथ इतने, अरे एनडीए का कुनबा भी टूटता बिखरता और जुड़ता है, उसको भी देखिए। क्या अभी शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल 28 साल का गठबंधन तोड़ के किसानों के मामले में अलग हो गई। ये देखिए, ऐसे बिल जब सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है, आप सरकार में, अरे विपक्ष तो है ही, अगर इकट्ठा होता तो आप सरकार में थोड़ी होते, सरकार में तो हम होते। हमने गलतियां करी हैं, इसलिए हम विपक्ष में। आप स्वीकार रहे हैं कि गलतियां की हैं और उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, राहुल आनंद जी कहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बड़े भाई को 2-3 चीजें बता दूं। उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी को लेकर, तो ये खुद एमपी से आते हैं और एमपी के अंदर भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, ये तीन जगहों को स्मार्ट सिटी में डेवलप करने की बात की गई। इसका सिलेक्शन जो हो गया, रेस मिलते हैं और उस तक चूंकि उसकी प्रक्रिया होती है करने के लिए, बिहार के अंदर पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, तो बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि जब उसका आकलन किया जाता है तो उस समय वो रेस से बाहर हो जाते हैं गंदगी को लेकर। ये एक कठोर सच्चाई है। तो मैं आपको एक चीज की और विश्वास दिलाऊंगा, जहां तक आपने बताया बनारस का, आप काशी देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, वहां की स्थिति में कितना अंतर हो गया है। और जहां तक जो लातों की बात आपने की है, तो किसी भी मानव सभ्यता में, गंगा नदी में या किसी भी अन्य नदियों में लातों को बहाना अप्रकृति है और वो प्रतिकूल है, प्रकृति के भी अनुसार वो प्रतिकूल है। ये शिक्षा की अव्यवस्था की वजह से भी ये चीजें होती है। और दूसरी बात यह है कि लोग डर के भी इस तरह का कार्य करते हैं, जबकि सरकार ने पहले भी कहा था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हम सारा प्रबंध करेंगे। और आपने एक बात कहा राहुल आनंद जी, आपने जो बताया कि ये जिस तरीके से बताएं कि जो तौर तरीके होते हैं ना, उस तरीके से जो कफन निकाला जा रहा था, आपने तस्वीरें देखी थी ना? जो रेत से जो कपड़े निकाले जा रहे थे, ऐसी तस्वीरें मैंने तो कभी नहीं देखी। आपने देखी हो तो नहीं, मैं नहीं कह सकता, मैंने तो पहले ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। दूसरी बात, आपने कहा कि काशी का हाल बदल गया है, टोक्यो बन गया है। नमामि गंगा के तहत कितना पैसा, कितने करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। जैसे गंगा नदी बहती है ना, उसी तरह पैसे बहाए गए हैं। उमा भारती जी का बयान याद है ना? जल समाधि लेने के लिए उन्होंने कहा था ना कि अगर गंगा नदी वो नहीं साफ कर पाई तो वो जल समाधि ले लेंगी। कहां है आज उमा भारती जी? और गंगा के किनारों का, गंगा के नदियों का आप देखिए, कहां कहां आपने साफ करा दिया है। वो पैसा कहां कितना प्रतिकूल लगा है। देखिए योगेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की शुरुआत गंगा नदी की सफाई से नहीं थी। वो शुरुआत हुई थी आपको ड्रेनेज को लेकर, कि पहले हम व्यवस्था करेंगे हर शहर के अंदर, हर राज्य में पहले ये व्यवस्था करेंगे कि जो वो नाले से जो पानी निकल के जो डायरेक्ट जाता है, उसको हम नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत उसका निर्माण करके उसको रोकने का प्रयास करेंगे। और जो स्थिति देख लीजिए, आप कानपुर चले जाइए, देख लीजिए कौन सा नाला बंद हो गया है जो गंगा नदी में नहीं गिरता है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो उसकी ट्रीटमेंट करने की जो व्यवस्था है, जो सरकार ने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत की है, उसकी प्रक्रिया जारी है। वो तत्काल दिखने का चीज नहीं है, उसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। मैं आपको इस चीज का भरोसा दिलाता हूँ। दूसरी बात, कुंवर साहब ने एक बात कही थी, 28 साल का गठबंधन छोड़कर जाने वाली बात कही थी, तो उन्होंने भी एक बात कही कि लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं आपको इस चीज बताना चाहूंगा कि लोकल पॉलिटिक्स की वजह से, वो अपने लोकल पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने एनडीए का गठबंधन छोड़ा था। अगर आप में क्षमता नहीं है
उतने प्रेशर को झेलने की तो फिर सरकार में रहने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है तो और वो सारी लोगों की भावनाओं को हित में रख कर ही कानून का निर्माण किया जाता है। उसके विरोध भी होते हैं, उसको स्वीकार भी किया जाता है, लेकिन जो परिस्थिति बदली थी, जो भौगोलिक परिस्थिति बदलने का प्रयास किया गया है, खास करके अभी भी पंजाब में, तो उस प्रेशर को हैंडल नहीं करने की वजह से उन्होंने हमारा साथ छोड़ा है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार जो खुद पंजाब में है, उनके ट्विटर हैंडल से उनके मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया था कि अगर 3 दिनों में लंबित मामलों का भुगतान नहीं होता है तो इस कानून के तहत वो व्यक्ति जेल में जाएगा। खुद उन्होंने भी ट्वीट किया था 2020 का, मैं ट्विटर हैंडल बता रहा हूं जिसको मैंने भी रिट्वीट किया था। ये जो चरित्र है कांग्रेस का, ये सबके सामने आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा और खास करके आप कुंवर साहब से पूछिए भी इस बात को कि बीजेपी और अकाली दल ने वहां पर एक कानून पास किया था जो वास्तव में काला था, जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान था, उसको क्यों नहीं खत्म कर दिया गया? क्या कानून पास किया था? काला तो आपका इतना बड़ा काला कानून, किसान कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में देश भर में किसान बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा काला कानून है, आप उसमें पूछ रहे हैं काला क्या है, वो कह रहे हैं पूरा ही काला है, इसमें सफेद क्या है? वो आपको काला नहीं दिख रहा है। आप दूसरे के घर में झांक रहे हैं, अपने घर के अंदर पहले नहीं देख रहे हैं। आपने पंजाब सरकार के ट्वीट का उदाहरण दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कितने ट्वीट स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। आपको नहीं पता क्या कि वो क्या क्या कहा करते थे? मैं आपको बताता हूं, उन्होंने एमएसपी की बात कही थी, लेकिन आपको भी मैं याद दिला दूं कि 2014 के पहले एमएसपी की क्या स्थिति रही थी और कितनी खरीदारी होती थी। वास्तविकता से लोग आज की बात नहीं की थी, उन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की थी, तमाम सारी ऐसी बात की थी। उन्होंने चाहे देश की सीमा को लेकर के बात की थी कि सरकारें चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो सकता है, सरकार के हाथ में होता है। आज अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं, आपको नहीं पता क्या? देखिए योगेश जी, जब हमारा माइनस में जीडीपी था, और हमारा ही नहीं पूरे विश्व का था, उसके बाद हमने तेजी से अर्थव्यवस्था में उछाल किया। इसकी जीती जाती एग्जाम्पल आज आप देख सकते हैं, सारे प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होता है कि अर्थव्यवस्था में अच्छा कलेक्शन हुआ है, जीएसटी में अच्छा संग्रह हुआ है, हर तरह की बातें आती हैं। तो कोई चीज अगर नीचे चला गया तो उसको ऊपर ले जाने का भी काम सरकार का होता है, और वो नीचे किस लिए गया? वो वैश्विक महामारी में गया, ना कि अभी गया। जो सपना मोदी जी ने देखा था, वो सपना जो ट्रिलियन में कन्वर्ट करने का है, वो हम 100% उसको अचीव करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि अगर सच में कांग्रेस किसानों के हित में खड़ी है तो पहले उस बिल को कैंसिल करे जो बिल में आर्थिक दंड का प्रावधान है, और इस बिल में तो आर्थिक दंड का प्रावधान भी नहीं है। और आप जो विरोध की जो बात कर रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहा है, आपने देखा होगा किस प्रकार से उसको हस्तक्षेप किया जा रहा है, और राजनीतिक पार्टियां उसको पीछे से शह दे रही है और आगे बढ़ा के इन मामलों नहीं है। ये आप हमेशा इस बात को बोला करते हैं, मैंने भी कई बार इस बात को बोला, क्योंकि कोई पहली बार नहीं है। हमेशा राजनीतिक पार्टियां हर आंदोलन को शह देती हैं भाई, कोई पहली बार है क्या? ठीक है राहुल आनंद जी। कुंवर सिंह जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि दरअसल वो हर क्षेत्र में काम करने का कोशिश कर रही है, और विपक्ष की भूमिका में जो कांग्रेस बैठी हुई है वो केवल जनता को बरगलाने का काम कर रही है। दरअसल उसको किए गए विकास कार्य दिख ही नहीं रहे हैं। अगर समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है। योगेश जी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, भारतीय जुमला पार्टी रह गई। आपने भी उमा भारती जी का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि अगर इस तरह से गंगा सफाई चलेगी तो अगले 100 साल तक नहीं होगी। उमा भारती जी ने कहा था हम जल समाधि ले लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोटबंदी का लाभ यदि 100 दिन में नहीं मिलेगा तो मैं किसी चौराहे पे मिलूंगा। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, कहां वो चौराहा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम 22 दिन में कोरोना को भगाएंगे, आप ताली ताली बजाइए। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, कहां भागा कोरोना। तो देखिए, कहने और करने में बहुत अंतर
है। आप विपक्ष में थे, आप बड़ा छाती कूट कूट के कहा करते थे, और आप 1 रुपया पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती थी तो साइकिल से चल देते थे। आज एक दिन में 1 रुपया बढ़ रहा है, 76 रुपया, 25 रुपया आप महीने में गैस का, और एक दिन में 25 रुपया बढ़ा देते। आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। पता है, साइकिल का आपने उदाहरण दिया, आज आपके नेता भी साइकिल से जा रहे हैं सदन। और दूसरी बात, जहां आपका हित दिखता है, जहां आपको लगता है कि आपको फायदा होगा, वहां पर आवाज उठाएंगे। आप जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पर कितना आ रहे हैं। सदन के अंदर आपने देखा ना, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक, ओबीसी वर्ग का जो वोट बैंक है, उसको साधने के लिए हर पार्टियां जुगत में लगी हुई थी। आप भी बिल्कुल सहमत नजर आए। आपका एक भी नेता किसी तरीके से कोई उस पर सवाल कोई भी नहीं उठाया किसी ने। आप बताइए, जनता के मुद्दों को कितना लेकर के सड़क पर आते हैं? योगेश जी, एक बात मैं आपसे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप आंदोलन के बारे में कह रहे हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, बाबा रामदेव को रात को जब पुलिस ने उठाया था, ठीक अगले दिन राजघाट में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था। तो ये देखिए, ये जो कह रहे हैं। और रही किसान आंदोलन की बात, तो हम छाती ठोक के कह रहे हैं, हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि देश की हड्डी किसान है, और किसान के साथ अत्याचार ना हम सहेंगे, ना सह रहे हैं। चलिए, आप नहीं सहेंगे और ना सहने देंगे। किसान इस तरह लगातार आंदोलन करते रहे हैं, सरकारें कोई भी हो, किसान हमेशा से उपेक्षित रहा है, ये आप भी जानते हैं कुंवर सिंह। चलिए, आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वो किसानों के मुद्दे को लेकर के हो, चाहे आम जनमानस के मुद्दे को लेकर के हो, वो हर तरीके से जनता के साथ खड़ी है और खड़ी भी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष अपनी भूमिका कैसे निभाता है, और जिस तरीके से अब विपक्ष में ही बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, क्या आने वाले समय में ये कांग्रेस के लिए एक अच्छे संकेत हैं?